आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ? मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह एक अजीब घटना थी। आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमाता था, वह बहुत सुंदर था, इसीलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था, इसीलिए किसी को यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही थी। लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था। वो भी मेरी तरह ही चिंतित हो रही थी और कह रही थी कि उस दिन की तरह आज भी हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं वैसे ही चिंतित हूँ। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। पिछली बार एक महामारी की वजह से इतने लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बड़े उत्साह के साथ आए थे। पिछली शादी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली वाली पत्नी से ज़्यादा सुंदर थी और उम्र में भी छोटी थी। उसे खुश तो होना ही था। सर्दी का मौसम था, मेहमान घर में ही ठहरे हुए थे। समारोह बाहर चल रहा था, नाच गाना हो रहा था, सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि दुल्हन दूसरे शहर से आई है, वह बहुत थकी हुई है, अभी उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अभी इनकी शादी हुई है और तुम इनकी रात खराब करना चाहती हो। शादी ब्याह में थकावट हो ही जाती है, नया खून है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, थक गई है। जेठानी ने कहा कि हर लड़की का शौक़ होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, कल सुबह की तैयारी भी तो करनी है। मेरी जेठानी कह रही थी कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, सभी रस्में हो चुकी हैं, दुल्हन भी अपने कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो बाल की खाल निकालने में लगी हुई थी। उन्होंने कहा, अब दुल्हन कमरे में जाएगी। फिर दुल्हन को कमरे में ले जाया गया और बाकी सबको निकाल कर मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गई थी। मैंने कहा, बेटा तुम बहुत समझदार हो, धैर्यवान लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करेगा तो तुम ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुधारने की कोशिश करूंगी। ये बातें सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपा कर बाहर आ गई। सब अपने बिस्तर पर चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब थके हुए थे तो जल्दी सो गए थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। मेरी आंखें घड़ी की ओर थी और मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे मैंने एक जोर सी चीख सुनी। उसके बाद मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीख शुरू हो गई। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी। कौन हो सकती है वो लड़की? सभी मेहमान भी उठने लगे थे और मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे से निकलकर पागलों की तरह चीखती हुई बाहर आ गई। उसे ये भी नहीं पता चला कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में भागती हुई वह बाहर आ गई थी। वह घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया था। सब कहने लगे कि बेटा क्या हुआ है? मेरी बहू तुरंत बेहोश हो गई। सब उसके मुंह पर पानी का छींटा मारने लगे थे, लेकिन फिर भी मेरी बहू होश में नहीं आ रही थी। फिर उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं नहीं चाहती थी कि वो अस्पताल जाए, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया था और वो लोग आपस में बातें करने लगे कि क्या हो गया है हमारी बेटी को, क्या सलूक किया होगा इन लोगों ने। वो लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं घर आकर बेटे से पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन वो कमरे से गायब था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। लोगों के सवालों से बचने के लिए मेरा बेटा कहीं चला गया था। मुझे बहू की बहुत फिक्र हो रही थी तो मैं अस्पताल चली गई। 2-3 घंटों में डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दिया। मेरी बहू घर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हें अपने ससुराल चलना चाहिए, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी बहू से कहा कि घर चलो, कल सुबह कुछ रस्में होनी हैं, फिर तुम अपने मायके चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बातें सुनकर वह गुस्से से लाल होकर बोली, भाड़ में गई रस्में, मुझे आपके घर नहीं जाना, मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती।
मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। उसने अपना फैसला सुना दिया था। मेरी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यही पहले भी हुआ था जब मेरे बेटे की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू भी चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आई थी। मेरी पहली बहू मेरी बेटी की अच्छी दोस्त थी, अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने यह महसूस किया था कि वो मेरे बेटे को पसंद करने लगी थी। उसके घर से रिश्ता भी आ गया था। शादी वाली रात पता नहीं मेरे बेटे ने क्या किया था कि वो आधी रात को चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आ गई और वह मेरी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी इस बहू को मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसने साफ मना कर दिया कि मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना है। बहू के बाप ने कहा, अपने बेटे को बुलाओ, कहाँ है वो? उससे हम पूछेंगे कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मेरा बेटा अब घर आ चुका था। सबने उससे सवाल जवाब किए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बहू के माँ बाप ने बहुत उल्टा सीधा बोला और हमारी खूब बेइज्जती हुई। बहू और उसके माँ बाप अपने घर चले गए थे। मेरा बेटा अब भी चुप्पी साधे हुए खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। समाज के सामने हमारी नाक कट गई थी। घर के मेहमान आपस में बातें बना रहे थे कि अरविंद पागल है या फिर दिमागी मरीज है। आखिर इसने इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया होगा? जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन इन सब को मेरे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। सच क्या था तो मैं भी नहीं जानती थी। सच जानने के लिए मैंने बहू के घर फ़ोन किया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। मैंने सोचा बहू का हाल चाल भी पूछ लेती हूँ, लेकिन उसकी माँ ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तुरंत भड़क गई। उन्होंने कहा, खबरदार, आज के बाद अगर जो यहाँ फ़ोन किया। मेरी बेटी अभी ठीक नहीं हुई है। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी बेटी बता रही थी उसे ठीक होने में 6 से 7 महीने लग गए थे। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे में क्या कमी है। उसकी पत्नियां भाग जाती हैं, जबकि अरविंद सीधा साधा है। फिर मेरी बहुएं डर कर क्यों भाग जाती हैं? मैंने सोचा अपने बेटे की तीसरी शादी करवाऊंगी, लेकिन किसी कुंवारी लड़की से नहीं, क्योंकि तलाक का धब्बा जिस लड़की के माथे पे लगता है उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसीलिए इस बार मैं अपने बेटे की शादी किसी तलाकशुदा लड़की या फिर किसी विधवा से करवाऊंगी। और जल्दी ही मुझे एक ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी जल्दी था, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की सिंपल सी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। मेरे बेटे अरविंद ने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अभी मैं तेरा ख्याल रखने के लिए हूँ, मेरे बाद कोई और होना चाहिए जो तेरा ख्याल रख सके। ये कहते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए और अरविंद ने हाँ कह दी। कहीं ना कहीं अरविंद के मन में चोर था, वह नज़रें चुरा कर चला गया। इस बार बहुत सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था। इस बार ज़्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया था, सिर्फ मेरी सहेलियां थी और उनके घर वाले। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में बेड पे बैठा दिया और रश्मि का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा बेटा ये शादी नहीं करना चाहता था, बड़ी मुश्किल से माना है। अगर वो कुछ अजीब हरकतें करे या तुम्हें डराने की कोशिश करे तो तुम डरना नहीं, मुझे सब बता देना। रश्मि मेरी बातों से संतुष्ट लग रही थी। मैंने उसे आराम करने को बोलकर बाहर आ गई। मेरी बेटी इस शादी के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो हमारा काम है उसे सॉल्व करना। मेरी बेटी कहने लगी, हर समस्या का हल शादी नहीं होता है, और क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रही हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और मैं हॉल में सोफे पे लेट गई। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं भगवान को मनाने लगी। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागकर आ गई। मैंने जैसे तैसे करके उसे शांत किया। उसने कहा, पहले आप अपने बेटे की मेडिकल जांच करवाइए। यह कहकर वह अपने घर चली गई। रश्मि एक विधवा थी और गरीब भी, फिर वो ये रिश्ता क्यों नहीं निभाना चाह रही थी। अगले दिन उसके घर से फ़ोन आया कि अरविंद को कहो मेरी बेटी को तलाक दे दे, नहीं तो हम अदालत में जाएंगे। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी थी, जिसकी वजह से अगले ही दिन दुल्हन के घर वाले सारे जेवर लौटा देते थे और रिश्ता ख़त्म कर देते थे। इधर मेरा बेटा भी कुछ नहीं बताता था। सोचा था रश्मि को इतना समझाया है, वो मुझे रात के बारे में सब बताती, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। अब मैं अरविंद के ऊपर नज़र रख रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से वो एकदम नॉर्मल था। परेशान होकर एक दिन मैंने अरविंद के दोस्त को फ़ोन लगाया जो विदेश में रहता था। सोचा हो सकता है अरविंद के बारे में उसे कुछ पता हो, लेकिन उसे भी कुछ नहीं बताया था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए थे। घर में सब नॉर्मल था, लेकिन मुझे अरविंद की चिंता थी। फिर से मैंने उसकी शादी के बारे में सोचा और इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया। ये लड़की बहुत गरीब थी। लड़की के माता पिता भी राजी हो गए, लेकिन मैंने ये बात उन्हें नहीं बताई थी, सिर्फ लड़की को ही बताया था। ये भी पहले ही सुनते ही डर गई थी, लेकिन फिर बाद में खुद को संभालते हुए बोली, जो कुछ भी हो मैं सहन करूँगी।
मुझे अपने भाई बहन का भी देखभाल करना है। ये लड़की मुझे बहुत ही समझदार लगी। इस बार शादी मैंने मंदिर में ही करवाई थी। हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी, सुबह हो गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने खोला नहीं। मेरे पास दूसरी चाबी थी कमरे की। उससे मैंने दरवाज़ा खोला और वो दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी और अरविंद कहीं नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर चेकअप करके दवा देकर चला गया था। सुमन जब होश में आई तो तुरंत बाहर की ओर भागी। मैंने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो फिर तुम क्यों जा रही हो? उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो आंटी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप टेंशन मत लें, मैं अपने माँ पापा को कुछ नहीं बताऊँगी। ये कहकर वो चली गई और अरविंद भी ऑफिस चला गया था। लेकिन सुमन के घर से कोई फ़ोन नहीं आया था, मतलब उसने अपने माँ पापा को कुछ नहीं बताया था। और सुमन अभी भी अरविंद की पत्नी थी। मैंने सोच लिया था अरविंद का चेकअप करा के ही रहूँगी, लेकिन वो होश में चेकअप नहीं करने देगा, इसलिए मैंने उसे खाने में नींद की गोली मिला दी। जैसे ही वह गहरी नींद में गया, मैंने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कुछ सैंपल ले लिया और कहा जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको फ़ोन करूँगा। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा अरविंद एकदम नॉर्मल है। ये सुनकर मैं चौंक गई कि अगर वो नॉर्मल है तो फिर शादी की पहली वाली रात उसकी बीवियां उसे छोड़कर क्यों भाग जाती हैं। हैरान परेशान होकर मैं सुमन के घर गई और उसके माँ पापा ने मेरी बहुत इज्जत की। उनको लगा मैं उनकी बेटी को ले जाने आई हूँ। सुमन मुझे देखते ही डर गई थी। वो ज़्यादा नहीं बैठी मेरे पास और अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। सुमन ने कहा, आंटी जी मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके घर में नहीं रह सकती। मैंने सुमन के आगे हाथ जोड़ा और कहा, सुमन अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे बताओ कि क्या कमी है मेरे बेटे में, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू थे, फिर भी सुमन कुछ ना बता पाई। मैंने सुमन से कहा, अगर तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बता सकती तो मैं खुद ही देख लूँगी। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे बहुत हाथ जोड़ने पर सुमन मान गई। पहले वो डर गई थी, लेकिन मैंने उसे कहा, तुम आज रात अरविंद के कमरे में रहना। ये सुनते ही उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी साथ में रहूँगी तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर वो मान गई। समझा बुझाकर सुमन को मैं घर ले आई और दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा दिया। अरविंद को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है। कुछ ही देर में अरविंद कमरे में आया और सजी सवरी सुमन के ऊपर नज़र डाली और फिर अपने बाथरूम में चला गया। सुमन बहुत डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी अपने आप को तैयार कर रही थी। अचानक से बाथरूम से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें आने लगी। सुमन थर थर काँप रही थी। अंदर तो अरविंद था, तो औरत की आवाज़ कैसे आ रही थी? तभी अरविंद बाथरूम से बाहर आया और उसे देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। अरविंद ने अपना हुलिया ही बदल लिया था। अजीब सा औरतों वाले कपड़े पहने हुए इतना डरावना हुलिया बना लिया था। सुमन तो काँप रही थी। अरविंद सुमन की तरफ बढ़ने लगा। अरविंद को देखकर सुमन भागती हुई मेरे पास आ गई और मैंने अरविंद से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कौन अरविंद? मैं प्रमिला हूँ। उसने मुझे ज़ोर से धक्का मारा। अरविंद सुमन को बोल रहा था कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आई। अब तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरविंद की आंखों में जैसे खून बह रहा हो। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने सुमन को जल्दी से बाहर किया और खुद बाहर आ गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सुमन को मैंने अपने कमरे में ही सुला दिया था। सुबह होते ही मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और वो घर आ गए। मैंने उनसे कहा कि अरविंद के ऊपर मुझे भूतों का साया लगता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे अरविंद दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या कहानी में डूब जाते हैं और अपने आप को उसी कैरेक्टर में ढाल लेते हैं। डॉक्टर ने कहा, आप टेंशन ना ले, हर बीमारी का इलाज है। अरविंद को नई दुल्हन को देखते ही दौरे पड़ते हैं। दवा और परिवार के प्यार से वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें वो सुराग चाहिए जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं। सुराग उसके कमरे में तलाशने होंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। सुमन भी उठ चुकी थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। रात से अभी कुछ बेहतर लग रही थी। नाश्ता करने के बाद सुमन ने कहा, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। मैंने सुमन से कहा कि तुम पहले मुझे आंटी कहना बंद कर दो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है। उस दवा और देखभाल से ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरविंद बहुत अच्छा लड़का है, मेरा यकीन मानो, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरविंद मुझे नाराज़गी से देखते हुए बोला, मम्मी मेरा दरवाज़ा किसने बंद किया था? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था।
मैंने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वो एकदम नॉर्मल था। जैसे ही ऑफिस के लिए निकला, सबसे पहले मैं उसके कमरे में गई और सबूत तलाशने लगी। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बेड के ऊपर ही कुछ किताबें रखी थी। किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें लिखा था, एक प्रमिला नाम की लड़की थी जिसकी सुहागरात पर उसके पति ने उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर भगा दिया था और अगले दिन एक नई दुल्हन ले आया था। प्रमिला धीरे धीरे एक दिमागी मरीज बन चुकी थी। नई दुल्हन को देखते ही उसे मारने को दौड़ती। प्रमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित करके उसे मायके भेज दिया था। यही सब उपन्यास पढ़कर उसकी ये हालत हो गई थी। डॉक्टर की दवाओं, सुमन और मेरे देखभाल से अरविंद ठीक होने लगा था। अरविंद की आंखों में सुमन के लिए प्यार दिखने लगा था। सुमन एकदम सिंपल सी रहती थी। सुमन भी ये समझ चुकी थी कि अरविंद ठीक हो चुके हैं। मैंने सुमन से कहा, आज रात तुम्हें फिर से दुल्हन बनकर जाना है। इतना सुनते ही वो डर गई थी, लेकिन फिर हिम्मत बांधते हुए उसने कहा, हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी। अरविंद का इलाज चलते चलते 3 महीने बीत चुके थे। सुमन मेरे पास ही सोती थी। आज रात सब फाइनल करना था। मैंने सुमन से कहा, तुम डरना मत और दरवाज़ा खोल कर रखना, मैं मदद के लिए बाहर खड़ी रहूंगी। सुमन ने बहुत हिम्मत की अरविंद को ठीक करने में। वाकई में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। मैंने सुमन से कहा, जैसे ही कुछ अजीब लगे तुम तुरंत बाहर भाग आना। अरविंद के आने से पहले उसे दुल्हन की तरह सजाया। सुमन को कमरे के बेड पर बिठा दिया। अब अरविंद के आने का टाइम हो गया था। खाना खाने के बाद अरविंद कमरे में गया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं भी उसके पीछे गई और कमरे के बाहर रुक गई। काफ़ी देर हो गई, अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद सुमन और अरविंद की सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। दोनों प्यार में डूबे थे। मैं सोफे पे आकर बैठ गई और भगवान को धन्यवाद करने लगी। मेरी सुमन और अरविंद की ज़िंदगी ऐसी ही खुशियाँ बनी रहें। मेरी सुमन ने बहुत मेहनत की थी। अगली सुबह हुई तो सुमन किचन में थी। जब मैंने पूछा कि इतनी सुबह क्या कर रही हो, तो शर्माते हुए कहने लगी कि अरविंद के लिए चाय बना रही हूँ। अब दोनों की ज़िंदगी खुशहाल बन गई है। मेरा बेटा एकदम ठीक हो चुका है और सुमन को उसका प्यार मिल गया है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।